हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने क्लास 10th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। अब इससे पहले हम बुक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, पहले आप सभी का इम्पोर्टेंट इवेंट्स को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं चैप्टर 2 के सभी इम्पोर्टेंट इवेंट्स को। हमने इस चैप्टर में कई सारे इंडियन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ा, आइडियाज के बारे में पढ़ा और कई सारे इवेंट्स के बारे में भी समझा। लेकिन इन सभी इवेंट्स को याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर एक टाइमलाइन को क्रिएट किया है, जहाँ पर मैंने ईयर वाइज सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को अरेंज किया है, ताकि आप सभी के लिए एग्जाम्स में आसानी हो जाए इन इवेंट्स को रिवाइज करना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इवेंट के साथ, जो हुआ था 1859 में। 1859 में जैसा कि हमने पढ़ा था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को पास किया गया था, इंडिया में लाया गया था, जिसके वजह से प्लांटेशन वर्कर्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था। मतलब कि हमने पढ़ा था कि कैसे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए अब ये कंपल्सरी हो गया था कि अगर उन्हें प्लांटेशन के एरिया से बाहर जाना है तो उसके लिए उन्हें ब्रिटिशर्स की परमिशन की जरूरत थी। ठीक है, जिसके खिलाफ आगे चलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आसाम के प्लांटेशन टी वर्कर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को पास किया गया था। इसके बाद 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज को सबसे पहली बार पेंट किया था, जहां पर उन्होंने भारत माता को एक तपस्वी के रूप में दिखाया था। इसके बाद आता है 1909, जब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किताब को पब्लिश किया था। हमने पढ़ा था कि कैसे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में सेल्फ रूल की बात करी थी, स्वराज के आइडिया की बात करी थी, और ये भी कहा था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल इसीलिए चल रहा है क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने कब पब्लिश किया था? 1909 में, जब वो इंडिया में नहीं थे। इसके बाद आता है 1913, जब महात्मा गांधी सबसे पहली बार सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो 1913 में महात्मा गांधी कहां पर सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद महात्मा गांधी 1915 में इंडिया वापस आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से, जिसके बाद 1917 में महात्मा गांधी 2 सत्याग्रह मूवमेंट्स को इंडिया में ऑर्गेनाइज करते हैं। आप सभी को याद होगा, हमने आइडिया ऑफ सत्याग्रह के लेक्चर में ये पढ़ा था कि किस तरीके से महात्मा गांधी इंडिया में आने के बाद 3 डिफरेंट जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। 2 मूवमेंट्स को वो ऑर्गेनाइज करते हैं 1917 में और एक मूवमेंट को वो ऑर्गेनाइज करते हैं 1918 में। तो 1917 में सबसे पहले महात्मा गांधी इंडिया में ऑर्गेनाइज करते हैं चंपारण सत्याग्रह को, मतलब कि बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट को पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर वो किसानों के हक के लिए यहाँ पर इस मूवमेंट को शुरू करते हैं। हम सब ने पढ़ा था कि किस तरीके से बिहार के चंपारण के जो किसान थे उनको फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिशर्स द्वारा कि वो इंडिगो को उगाएं। तो यहाँ पर उसी के खिलाफ इस मूवमेंट को शुरू किया जाता है। उसके बाद 1917 में ही दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज होता है खेड़ा, गुजरात में। खेड़ा में क्यों ऑर्गेनाइज होता है ये मूवमेंट? किसानों के लिए ही। वहां पर क्रॉप फेलियर के वजह से किसानों के पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस मूवमेंट को शुरू किया जाता है ताकि रेवेन्यू को
माफ कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद आता है 1918, जब थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में इन गुजरात, जहां पर मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उनके वेजेस को, उनकी सैलरीज को बढ़ाया जाए। तो ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं महात्मा गांधी इंडिया में। पहला चंपारण में, उसके बाद खेड़ा गुजरात और फिर अहमदाबाद में। इसके बाद आ जाता है 1918 टू 1919 का ईयर, जब उत्तर प्रदेश के अवध में किसानों के हक के लिए एक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्ट्रगल को शुरू किया जाता है बाबा रामचंद्र द्वारा। आप सबको याद होगा जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने समझा था कि कैसे अवध के जो किसान थे उनके स्ट्रगल्स को भी इंक्लूड किया गया था, उस मूवमेंट को भी जोड़ा गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो अवध में ये जो पेजेंट्स के लिए मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, ये किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था, जो कि एक सन्यासी थे। यहाँ पर जो किसान थे वो परेशान थे हाई रेंट से और साथ ही साथ बेगारी के सिस्टम से। हमने इसके बारे में डिटेल में अपने लेक्चर में पढ़ा भी है। ठीक है, इसके बाद आता है 1919 का ईयर, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस साल कई सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे। सबसे पहले तो फॉर्मेशन हुआ था खिलाफत कमेटी का बॉम्बे में इन 1919। हम सब ने ये पढ़ा है खिलाफत कमेटी के बारे में कि कैसे इस कमेटी को फॉर्म किया गया था मोहम्मद अली, शौकत अली जैसे लीडर्स द्वारा बॉम्बे में। और इस कमेटी को क्यों बनाया गया था? खलीफा की पावर्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो 1919 में खिलाफत कमेटी को बॉम्बे में फॉर्म किया गया था। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था 1919 में? रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। हमने रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इस एक्ट को इंडिया में लाया गया था, पास किया गया था 1919 में, काफी ज्यादा ऑपोजिशन के बावजूद, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने अप्रैल में हड़ताल को ऑर्गेनाइज किया था नेशन वाइड। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को भी 1919 में ही पास किया गया था। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था 1919 में? 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, जहां पर जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया था ओपन फायरिंग के लिए जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ था, मैसेकर भी हुआ था, जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे 1919 में। इसके बाद आ जाता है 1920। 1920 में भी कई सारे इवेंट्स हुए थे। सबसे पहले तो सितंबर में कैलकाटा कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट को जोड़ा जाए, खिलाफत इशू को जोड़ा जाए। इसीलिए कैलकाटा सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है 1920 सितंबर में, जहां पर महात्मा गांधी मनाते हैं बाकी के कांग्रेस लीडर्स को कि वो खिलाफत इशू को जोड़े नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। तो ये कब होता है? 1920 में कैलकाटा कांग्रेस सेशन में। इसके बाद दूसरा इवेंट क्या होता है 1920 में? औध किसान सभा को फॉर्म किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। आप सबको याद होगा, हमने औध किसान सभा के बारे में पढ़ा था। इस किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया गया था 1920 में, किसके लिए? अवध के किसानों के लिए। जब अवध में मूवमेंट को शुरू किया गया था बाबा रामचंद्र द्वारा, तो उसके बाद 1920 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और भी कई लीडर्स मिलकर इस किसान सभा को फॉर्म करते हैं उसी मूवमेंट के सपोर्ट में। ठीक है, तो औध या फिर अवध किसान सभा को फॉर्म किया गया था 1920 में ही। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है 1920 में? नॉन कोऑपरेशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है नागपुर कांग्रेस सेशन में।
तो दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज होता है, जहां पर फाइनली अडॉप्ट कर लिया जाता है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को। तो कलकत्ता के सेशन में लीडर्स को मनाया जाता है और नागपुर के सेशन में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है प्रोग्राम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का। ठीक है, इसके बाद अगला इवेंट होता है 1920 में, जब फॉर्मेशन होता है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का। तो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस को फॉर्म किया जाता है, क्रिएट किया जाता है 1920 में बिजनेस क्लास के लोगों के लिए। हमने पढ़ा था कि कैसे बिजनेस क्लास के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स से परेशान थे और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1920 में क्या हुआ था, बिजनेस क्लास के लोगों के सपोर्ट के लिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था, क्रिएट किया गया था, सपोर्ट करने के लिए इंडिया के बिजनेसेस को और प्रमोट करने के लिए इंडिया के बिजनेसेस को। ठीक है, तो ये बात हो गई 1920 की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1921 में, जब सबसे पहले तो जनवरी में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। तो दिसंबर में नॉन कोऑपरेशन को अडॉप्ट किया गया और फिर जनवरी 1921 में इस मूवमेंट को शुरू किया गया कांग्रेस के लीडर्स द्वारा। इसके बाद 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज फ्लैग को भी डिजाइन किया। तो इस मूवमेंट में लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए महात्मा गांधी ने स्वराज का एक फ्लैग बनाया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में, जहां पर हमने ये समझा था कि कैसे लीडर्स सिंबल्स का, फ्लैग्स का इस्तेमाल करते थे नेशनलिज्म को जगाने के लिए लोगों के बीच में। तो इसी में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था महात्मा गांधी का, जहां पर उन्होंने 3 कलर्स का यूज किया था, स्वराज फ्लैग को बनाया था, डिजाइन किया था और बीच में एक चरखा भी बनाया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1921 में। इसके बाद आ जाता है 1922, जब हुआ था एक काफी मेजर इंसिडेंट जिसका नाम है चौरी चौरा इंसिडेंट। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जहां पर एक वायलेंट क्लैश हो गया था लोगों के बीच में और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में, जिसके वजह से 1922 में ही महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था, वापस ले लिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम हमारे मूवमेंट में वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी इंसिडेंट के वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। और ये सब कब हुआ था, 1922 में। इसके बाद आ जाता है 1924, जब अलूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था, जिसके साथ ट्राइबल स्ट्रगल जो था वो खत्म हो गया था। हमने पढ़ा था कि कैसे आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में ट्राइबल स्ट्रगल को शुरू किया गया था अलूरी सीताराम राजू द्वारा। जो अलूरी सीताराम राजू थे वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी से, लेकिन वो उनके नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल के खिलाफ थे, उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे। इसीलिए जब उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट, तो उन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर 1924 में उनको अरेस्ट कर लिया गया, मार दिया गया, जिसके बाद ये जो आर्म्ड ट्राइबल स्ट्रगल था ये खत्म हो गया। इसके बाद आता है 1927, जब फॉर्मेशन हुआ था फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, मतलब कि FICCI का। तो FICCI को क्रिएट किया गया था 1927 में, अगेन बिजनेस क्लास के लोगों के लिए ही। इसके बाद आ जाता है 1928, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इस साल साइमन कमीशन इंडिया में आई थी। हमने साइमन कमीशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था हमारे लेक्चर में, जहां पर हमने समझा था कि कैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने के लिए
साइमन कमीशन को भेजा गया था, लेकिन उस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, जिसके वजह से जो इंडियंस थे, इंडियन लीडर्स थे, वो काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। इसीलिए जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आई थी, तो इंडिया के लोगों ने, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर प्रोटेस्ट किए थे, स्ट्राइक्स किए थे और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे। तो ये सब कब हुआ था? 1928 में। इसके बाद आता है दूसरा इवेंट 1928 का, जब वल्लभ भाई पटेल ने बरडोली सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था। हमने इसके बारे में एक सोर्स में पढ़ा था, जहां हमने समझा था कि कैसे गुजरात के बरदोली में वल्लभ भाई पटेल ने लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट सत्याग्रह को शुरू किया था और ये सत्याग्रह मूवमेंट काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा था। तो ये भी हुआ था 1928 में। इसके बाद आ जाता है अगला ही साल 1929 का, जब वाइस रॉय लॉर्ड अर्विन ने वेग ऑफर्स दी थी इंडियन लीडर्स को। तो जैसा कि हमने पढ़ा था हमारे लेक्चर में कि जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आई थी, तो उसके बाद लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। तो लोगों को मनाने के लिए यहाँ पे लॉर्ड अर्विन ने क्या किया था, उन्होंने कुछ अनसर्टेन ऑफर्स दी थी इंडियन लीडर्स को। पहली ऑफर थी डोमिनियन स्टेटस की और दूसरी ऑफर थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो ये हुआ था 1929 में। इसके बाद 1929 में ही दिसंबर में लाहौर कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया था, जिसको लीड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जहां पर पूर्ण स्वराज की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस में लीडर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया था और ये कहा था कि अब हम डिमांड करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी प्रॉमिस किया गया था कि जनवरी 26 के दिन 1930 में इंडिपेंडेंस डे को मनाया जाएगा, जहां पर पूर्ण स्वराज के लिए शपथ ली जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद 1930 में क्या होता है, 26 जनवरी के दिन इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर प्लेज ली जाती है पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, कांग्रेस के लीडर्स द्वारा, लोगों द्वारा। इसके साथ ही साथ 1930 में गांधी जी सॉल्ट मार्च को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर वो दांडी में आते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं और नमक खुद से बनाते हैं, जिसके बाद शुरुआत हो जाती है किसकी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो 1930 में ही सॉल्ट मार्च होती है, दांडी मार्च होती है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत भी हो जाती है महात्मा गांधी द्वारा। इसके साथ साथ 1930 में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर 1930 में एस्टैब्लिश करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को, दलित्स के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, उनके हक के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को क्रिएट किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है 1930 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा। इसके बाद आ जाता है अगला ही साल 1931 का, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस साल सबसे पहले तो गांधी जी वायलेंस के ही वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और उसके बाद होता है गांधी अर्विन पैक्ट। तो 1931 में ही मार्च में गांधी अर्विन पैक्ट को साइन किया जाता है महात्मा गांधी और वाइस रॉय अर्विन के बीच में, जहां पर यह प्रॉमिस किया जाता है कि अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया जाएगा, उसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और महात्मा गांधी ने यह भी अग्री किया था कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे इन लंदन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इस पैक्ट के बारे में और इस पैक्ट को साइन किया गया था 1931 में। इसके बाद 1931 में क्या हुआ था, लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर महात्मा गांधी गए थे,
B.R. अम्बेडकर भी गए थे और कई सारे और भी कांग्रेस के लीडर्स गए थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे इसी ही कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये डिमांड रखी थी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित कम्युनिटी के लिए, और ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लिया था, जिसके वजह से महात्मा गांधी बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आता है 1932। जब महात्मा गांधी वापस लौटते हैं इंडिया में तो वो देखते हैं कॉन्फ्रेंस के बाद कि किस तरीके से फिर से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, रिप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इसीलिए वो 1932 में क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च कर देते हैं, दोबारा से शुरू कर देते हैं। और उसके बाद 1932 में होता है पूना पैक्ट साइन। कब होता है पूना पैक्ट साइन? इन सितंबर। तो सितंबर में पूना पैक्ट को साइन किया जाता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। जैसा कि अभी मैंने आप सबको याद दिलाया था कि कैसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में B.R. अम्बेडकर ने ये डिमांड रखी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित्स के लिए, और गांधी जी इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने अमरण अनशन की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इस डिमांड को वापस लिया जाए, जिसके बाद अंबेडकर हार गए थे और उन्होंने इस पैक्ट को साइन कर लिया था, जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को हटा दिया गया था, मना कर दिया गया था, लेकिन रिजर्व्ड सीट्स दे दी गई थी दलित कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये सब हुआ था पूना पैक्ट में इन 1932। इसके बाद आ जाता है 1942, जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है इन बॉम्बे। तो हमने पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर में ही कि कैसे 1942 में अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया जाता है बॉम्बे में, और इसी इवेंट में, इसी लॉन्च में गांधी जी भी डिलीवर करते हैं अपनी फेमस स्पीच को, जिसका नाम है डू और डाई स्पीच, मतलब कि करो या मरो की स्पीच महात्मा गांधी यहाँ पर ही डिलीवर करते हैं। तो इसी के साथ हमने सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स चैप्टर 2 के रिवाइज कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से अब सब क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, यहीं पर खत्म होता है। तो हमने चैप्टर 2 के सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, सभी इवेंट्स को भी हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप सभी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे बुक एक्सरसाइजेस को। थैंक यू।